हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बीपीएससी पीटी में भी जो है काम आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला है, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया से संबंधित थे केशव चंद्र सेन। जो आदि ब्राह्मो समाज है उससे संबंधित थे देवेंद्रनाथ टैगोर। आपको बताना है क्या सही है। ए ओनली, दूसरा बी ओनली, तीसरा ए एंड बी, चौथा जो है वो नन। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1828 में, लेकिन उनके मरने के बाद जो है देवेंद्रनाथ टैगोर पुराने वाले ही ब्रह्म समाज के साथ रहते हैं, उसका नाम हो जाता है आदि ब्राह्मो समाज। और केशव चंद्र सेन को पुराने ब्राह्मो समाज से अलग कर दिया जाता है क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी से ज्यादा जो है जुड़े हुए थे और ये स्थापना करते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की। साथ ही साथ 1870 में जो है एक बार और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का जो है डिवीजन हो जाता है और साधारण ब्रह्मो समाज की जो स्थापना करते हैं आनंद मोहन बोस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो केशव चंद्र सेन है वो अपनी छोटी सी बेटी का जो शादी एक बहुत उम्रदराज इंसान के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, यंग बंगाल आंदोलन जो है इससे कौन संबंधित थे। पहला ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय, दूसरा हेनरी विवियन डेरोजियो, तीसरा जो है स्वामी विवेकानंद और चौथा जो ऑप्शन है नन। तो देखिए, जो यंग बंगाल मूवमेंट है ये 1826 से 1832 में वेस्ट बंगाल में हुआ था और इसको स्टार्ट किए थे हेनरी विवियन डेरोजियो, जिसको जो है भारत के मॉडर्न पोएट के रूप में भी जानते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एनी बेसेंट जो है इनके बारे में क्या सही नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों ठीक से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, क्या सही है या क्या सही नहीं है। तो पहला बात है कि इन्होंने जो है थियोसॉफिकल मूवमेंट की जो है शुरुआत की थी। दूसरा जो है इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। आपको बताना इसमें से क्या सही है। पहला ए ओनली, दूसरा बी ओनली, तीसरा बोथ, चौथा जो है वो नन। तो देखिए दोस्तों, जो एनी बेसेंट है ये आयरलैंड को मूलतः बिलोंग करती थी और इन्होंने जो है थियोसॉफिकल मूवमेंट जो इसकी शुरुआत नहीं की थी, बल्कि ये जो मूवमेंट है ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे जबकि जो इंडियन जो चीजें हैं उसको इंफीरियर माना जाता था, तो ये अमेरिका में 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये लोग जो है भारत की संस्कृति और सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बाद में ये अपना हेडक्वार्टर जो है, ठीक है, ब्लावास्की और ऑलकोट जो है उनके द्वारा इसका जो है स्थापना किया गया था। इसका जब हेडक्वार्टर अडियार चेन्नई में खुला तो एनी बेसेंट को जो है इसके प्रेसिडेंट के रूप में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने शुरुआत नहीं की थी। शुरुआत हुआ था थियोसॉफिकल मूवमेंट का अमेरिका में, किसके द्वारा? ब्लावास्की और ऑलकोट के द्वारा। हालांकि होम रूल लीग जो इन्होंने स्टार्ट किया ही था। एक आपका तिलक का होम रूल लीग था और एक जो है एनी बेसेंट का। तिलक का जो है 6 ही सेंटर था, लेकिन एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है वो 200 सेंटर था। साथ ही साथ एनी बेसेंट जो है इंडिया से काफी ज्यादा मतलब इनको अच्छा लगा। यहाँ पे आके जो है इनका जो भारत का जो चीजें इनको बहुत पसंद आई और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में जो है काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें जो नए स्टूडेंट है कंफ्यूज होते हैं कि इंडियन कांग्रेस की कौन पहली महिला अध्यक्ष थी, तो एनी बेसेंट जवाब होगा। लेकिन इंडियन कांग्रेस की कौन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो जवाब सरोजिनी नायडू होगा। साथ ही साथ इन्होंने लखनऊ पैक्ट, क्योंकि आपको पता है कि 1907 में जो नरम दल है और जो गरम दल है, यानी जो मॉडरेट्स हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, दोनों में जो है मतलब डिफरेंसेस के चलते जो है दोनों अलग हो गए थे। तो उनको साथ लाने में भी एनी बेसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहा है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे जवाब जो हो जाएगा आपका, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से जो है क्या सही है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्या सही है पूछा है या क्या सही नहीं पूछा है। तो गुलामगिरी जो है ये लिखा गया था एमजी रानडे के द्वारा। दूसरा जो है सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। आपको बताना इसमें से क्या सही है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन, ठीक है। तो देखिए, गुलामगिरी जो है बहुत फेमस वर्क है और इसको लिखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा, जिनको हम वेस्ट के गांधी के रूप में जानते हैं। उन्होंने जो है दलित्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया, ज्योतिबा फुले। और
जो एमजी नायडू है ये कांग्रेस से भी जुड़े थे, साथ ही साथ इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी स्थापना भी जो है महादेव गोविंद नायडू के द्वारा की गई थी। जो सत्यार्थ प्रकाश है वो दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के फाउंडर हैं, डीएवी स्कूल जो चलता है, तो और वेदों की ओर इन्होंने नारा भी दिया था। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती का है। तो अगेन इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि जो गुलामगिरी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए 2 क्वेश्चन जो है वो मुस्लिम आंदोलन से दिया गया है। कौन सा मुस्लिम मूवमेंट है जो कि ब्राह्मो समाज की तरह लिबरल था और जिहाद का विरोध करता था। जनरली आप देखेंगे जो मुस्लिम मूवमेंट थे वो बहुत कट्टर हुआ करते थे, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये ब्राह्मो समाज की तरह लिबरल था, सभी धर्म को जो है ये मतलब समान रूप से देखता था और जिहाद का विरोध करता था। आपके ऑप्शन है वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन या नन। तो क्या सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदिया आंदोलन। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद जो है इसको फाउंडर थे और वो बहुत लिबरल थे, वो ब्राह्मो समाज से काफी इंस्पायर्ड थे। वहाबी आंदोलन जो है ये तो पहले पंजाब इलाके में आए थे और ये पहले सिक्स के अगेंस्ट थे, बाद में इन्होंने 1857 रिवोल्ट में भी जो है अंग्रेजों का विरोध किया। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वो कौन सा मुस्लिम मूवमेंट था जिसने कि 1857 रिवोल्ट में बहुत अहम भूमिका निभाई, तो हो जाएगा आपका वहाबी आंदोलन। और अलीगढ़ आंदोलन तो आप जानते ही हैं, सर सैयद अहमद खान जो है वो जब ये चीज को देखें कि 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेज जो है वो डिवाइड एंड रूल का नीति को अपनाए और मुस्लिम्स को टारगेट किए। तो पहले जो सैयद अहमद खान थे वो हिंदू मुस्लिम को एक समान मानते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो है मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, अंग्रेज में काफी बैकवर्डनेस है, तो फिर वो एंटी हिंदू हो गए और फिर उन्होंने जो है साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम्स के बीच में अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाजी शरीयत उल्लाह जो है और दुदू मियां इनका संबंध जो है वो किस आंदोलन से है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो है हम लोग ब्रह्म समाज, आर्य समाज, परम कृष्ण मिशन ये सब जो है जानते सुनते रहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम आंदोलन है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। तो इन चीजों को भी दोस्तों जानना और समझना जरूरी है। तो हाजी शरीयत उल्लाह हो गए, दुदू मियां हो गए, उसके बाद जो है ये किस मूवमेंट से जुड़े थे, आपके ऑप्शन है फराजाई मूवमेंट, वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा फराजाई आंदोलन मूवमेंट। अगला क्वेश्चन जो है 7, सारदा एक्ट। ठीक है, अभी बातें चल रही थी कि जो सारदा एक्ट है उसमें महिलाओं का जो मैरिज एज है उसको 18 से बढ़ा के 21 कर दिया जाए। ठीक है, तो सारदा एक्ट जो है इसमें संशोधन करके जो महिलाओं का जो शादी का आयु है उसको 18 वर्ष कब किया गया था। तो दोस्तों जो सारदा एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1929 में आया था, 1929 में, और 14 साल महिलाओं मतलब लड़कियों के लिए और जो 18 साल है वो लड़कों के लिए मैरिजेबल एज रखा गया था। इसको फिर पूछा गया कि कब संशोधन करके उसको 18 साल कब किया गया, लड़कियों का जो आयु का एज है, 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। तो सही जवाब हो जाएगा क्या, 1978 में जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया और जो लड़कियों का एज है उसको 14 से 18, जो लड़कों का है उसको 18 से 21 जो है वो किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेंस के सिलेबस में भी मेंशन्ड है। ट्राइबल सब प्लान, जनजाति उप योजना को किस 5 ईयर प्लान में आया, मतलब ये किस 5 ईयर प्लान में आया था। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो जनजाति लोग हैं ये मेन स्ट्रीम से कटे हुए रहते थे और इनका हेल्थ, इनकम, एजुकेशन बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस था। तो ये तय हुआ आजादी के बाद कि भाई कैसे इनका विकास करना है, तो ट्राइबल ब्लॉक्स बनाए गए और कुछ कुछ इनिशिएटिव लिया गया। लेकिन जब 4-5 वर्षीय योजना बीत गए, ठीक है, तो ये देखा गया कि जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। तो फिर ट्राइबल सब प्लान का कंसेप्ट आया, जनजाति उप योजना का। इसमें क्या था कि हम क्या करेंगे कि जो भी बजट बनाते हैं, ठीक है, जो भी अलग अलग जो है आपका केंद्रीय डिपार्टमेंट है, चाहे होम का हो, डिफेंस का हो, विमेन चिल्ड्रन का हो, एजुकेशन का हो, जो भी बजट बनता है उसका एक पार्ट हम जो है जनजाति लोग के लिए अलग कर देंगे। मान के चलिए कि 8% जो है आबादी जनजाति लोगों की है, तो मान के चलिए कि आपका 1000 करोड़ का जो है बजट बना, एक एग्जाम्पल बोलते हैं
आपका होम मिनिस्ट्री का, ठीक है, 1000 करोड़ का, तो उसका जो 8% है यानी कि 80 करोड़ रुपया जो है वो हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनजाति उपयोजना। और उस रुपए का क्या होगा, उस रुपए का जहां पे भी ऐसे मतलब एरियाज हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन मोर देन 50% है, वहां पे जो है हम हेल्थ का, एजुकेशन का, कृषि से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं जो जनजाति लोग हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम गांव में रहते हैं, तो उनको कैसे वो बढ़िया से कृषि कर सकें, वहां पे आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट, ये सब जो है उसके लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन इतने टाइम के बाद भी जो है जनजातियों का उतना विकास नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो ट्राइबल सब प्लान था इसका कुछ संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, इसलिए जो अमाउंट इसके लिए आवंटन होता था उसका मिसयूज होने लगा, ठीक है। तो जो ट्राइबल सब प्लान है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। उसी तरह शेड्यूल कास्ट के लिए, मतलब दलितों के लिए शेड्यूल कास्ट सब प्लान जो है, क्योंकि ये दोनों अपने मेंस के सिलेबस में है, शेड्यूल कास्ट सब प्लान जो है ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में आया था। तो या तो ट्राइबल सब प्लान से क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर यहां पे पूछ लेगा शेड्यूल कास्ट सब प्लान। तो आपको ध्यान रखना है, ट्राइबल सब प्लान होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में और शेड्यूल कास्ट सब प्लान होगा 6ठी में। क्वेश्चन नंबर 9, भले ही 5 ईयर प्लान खत्म हो चुका है लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि 2017 तक जो है आपका 12th 5 ईयर प्लान चला है और इससे जो है देश का विकास बहुत हद तक तय हुआ है। हालांकि बेरोजगारी और कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है वो रह ही गया, लेकिन फिर भी देश को जो है तरक्की के राह पे लाने में पंचवर्षीय योजना ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो क्वेश्चन यहां ये पूछा गया है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किस मॉडल पे बेस्ड था, हैरोल्ड डोमर मॉडल, गडगिल मॉडल, महालनोबिस मॉडल या नन। तो दोस्तों नेहरू जी ने कहा था कि सब कुछ इंतजार, मतलब सब चीज का जो है इंतजार हो सकता है लेकिन कृषि का नहीं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो फोकस है आपका एग्रीकल्चर पे था और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। उसी तरह महालनोबिस, पीसी महालनोबिस साहब जो है उन्होंने कहा कि चलिए सही है, कृषि जो है जरूरी है, कृषि होना ही चाहिए, लेकिन जब तक अपने यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक सही विकास करना जो है मुश्किल है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो किस मॉडल पे बेस्ड था, तो वो बेस्ड था महालनोबिस मॉडल पे। और आपने देखा होगा कि जो अलग अलग कंट्री के साथ, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया के साथ हमने जो टाई अप करके स्टील प्लांट का जो है स्थापना किया, जो कि अब सेल के अंदर आता है, वो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान से ही स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल और सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ये महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। इवन जो 5 ईयर प्लान है इस पे आपका 7-10 जेपीएससी मेंस में 40 नंबर का क्वेश्चन भी आया था। तो इसको दोस्तों अच्छे से जानना और समझना जरूरी ही है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आपके ऑप्शन है IMF, यूनेस्को, WEF या वर्ल्ड बैंक। जनरली क्या होता है कि जो नए स्टूडेंट होते हैं देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और यहां भी दिखता है आपका वर्ल्ड बैंक, तो वो टिक कर देते हैं वर्ल्ड बैंक, जबकि ऐसा नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और ये IMF जो है और ये जो वर्ल्ड बैंक है दोनों को क्या बोलते हैं साथ मिला के? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जो है वहीं पे दोनों का जो स्थापना हुआ था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, तो जो 2022 में जो रिपोर्ट आई उसमें जो है इंडिया का जो है क्या पोजीशन रहा, तो 146 कंट्री में इंडिया का पोजीशन बहुत ही खराब 135 रहा। 0.629 जो है इंडिया का जो है स्कोर मिला। आजकल जो है रैंकिंग के साथ आपको स्कोर भी जो है पूछ दिया आता है, तो आपको रैंकिंग तो जानना ही जानना है, साथ ही साथ स्कोर भी जानना है। और ग्लोबल जेंडर गैप में दोस्तों 4 पैरामीटर्स रहते हैं। आपका एक हेल्थ हो गया, हेल्थ एंड सर्वाइवल, दूसरा आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो गया, उसके बाद आपका जो होता है हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया। ठीक है, ये 3-4 जो है पैरामीटर दिए हुए रहते हैं और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना रहा? 135 आउट ऑफ 146 कंट्री, और स्कोर क्या रहा? 0.629। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप में मान लीजिए कितना इंडिकेटर है। ठीक है, तो 4 है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया किस वर्ष तक जो है
एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऊर्जा स्वतंत्र। दोस्तों आपको पता ही है कि एनर्जी के चलते कितना ज्यादा विदेशी मुद्रा हम लोग को देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग 80% जो अपना एनर्जी का डिमांड है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, और ये सही भी नहीं है। तो भारत देख ही रहे हैं कि अभी जो है अलग अलग स्टेप चल रहा है। हमने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम जो 50% अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो किससे करेंगे, वो हम प्रोड्यूस करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी से, नवीकरणीय ऊर्जा से। साथ ही साथ अभी हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसको भी स्टार्ट किया है जनवरी 2023 में। तो अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री ने ये टारगेट सेट किया। आपका ऑप्शन में है 2030, 2047, 2070, 2050। इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2047 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये आपको अच्छे से जानना है, इंडिया ने जो है कोप 26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, अपना जो INDC टारगेट है, मतलब होता है ना कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में हर कंट्री को बोला गया कि आप अपना टारगेट बताइए कि आप 2030 तक कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करेंगे, कितना एनर्जी जो है आप रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि जो अर्थ है ना, जो पृथ्वी है, वो गर्म हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि जो क्लाइमेट में परिवर्तन आ रहा है, जहां मतलब बारिश नहीं होती थी, जयपुर ऐसा इलाका में, वहां बाढ़ आ जा रहा है। जहां अच्छी बारिश होती थी वहां सूखा पड़ जा रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज का ही तो नतीजा है, पृथ्वी के गर्म होने का तो ही नतीजा है। और पृथ्वी को गर्म करने में क्या है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। तो उसको कंट्रोल करना है। पेरिस क्लाइमेट चेंज में यही टारगेट रखा गया है। और अब जो है एनर्जी जब आप मतलब कोयले से, पेट्रोलियम से कम प्रोड्यूस कीजिएगा, है ना, तब ना फिर जो है, क्योंकि उससे जो है जब आप कोयला इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, तो जो उससे गैसेज निकलती हैं वो मतलब ग्रीन हाउस गैस होती है। वही जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आपका एनर्जी प्रोडक्शन जो है रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, हाइड्रोजन से होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो है ग्रीन हाउस गैस कम निकलेगा। तो इंडिया जो है किस वर्ष तक एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2047। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दोस्तों यहां पे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये नारायण गुरु से संबंधित, अराविपुरम मूवमेंट जो है ये EV रामास्वामी नाइकर से संबंधित। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि साउथ में भी जो है दलित के लिए, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए बहुत से आंदोलन चले। उसमें ये दोनों ही मूवमेंट का जो है अपना स्पेशल जगह है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और अराविपुरम मूवमेंट। इवन कि जो आपके नारायण गुरु हैं, इन्होंने जो है स्वयं मंदिर में जो है शंकर भगवान की जो प्रतिमा है वो स्थापित की थी, ठीक है। तो आपको बताना दोनों में से कौन सा सही है। पहला, दूसरा, दोनों सही है, दोनों गलत हो। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो दोस्तों है वो गलत है। जो नारायण गुरु है उनका संबंध अराविपुरम मूवमेंट से है, और जो EV रामास्वामी नाइकर है इनका मूवमेंट जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जनवरी 2023 में UN सुरक्षा परिषद में जो है 5 नए सदस्य ऐड हुए। आपको यहां पे ये बताना है कि उनमें से कौन सा जो सदस्य है वो ऐड नहीं हुआ। तो दोस्तों ये आप ऐसे भी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम क्वेश्चन से देख के जो है वो डर जाते हैं, ऑप्शंस देखते ही नहीं। तो दोस्तों आपका जो UN सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर आपके UK हो गया, USA हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, मतलब UK, USA, रशिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 परमानेंट सदस्य हैं। और बाकी जो 10 सदस्य हैं वो आगे पीछे 2-2 साल के टर्म पे आते हैं। अभी भारत का टर्म जो है दिसंबर 2022 में जो है 2 साल वाला खत्म हुआ। तो 5 नए सदस्य जो हैं वो ऐड हुए हैं। उसमें आपका स्विट्जरलैंड है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है, इक्वाडोर है, और फ्रांस जो है इसका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि फ्रांस जो है एक परमानेंट सदस्य है। साथ ही साथ दोस्तों जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य हैं उनको बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन बना था तो उस समय माहौल कुछ और था, ब्रिटेन का और फ्रांस का अलग ही जो है रुतबा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो बातें चल रही हैं कि जो उभरते हुए इकोनॉमी है, फिर चाहे आपका जापान हो, इंडिया हो, जर्मनी हो, ब्राजील हो, इनको भी जो है जगह मिलनी चाहिए। लेकिन जो परमानेंट सदस्य हैं वो एक तो मतलब इसको एक्सपेंड करना नहीं चाह रहे हैं, खासकर चाइना, और दूसरा जो है कि एक वीटो पावर होता है, ठीक है, कि वीटो पावर किसी एक देश ने लगा दिया,
जैसे कि रशिया पे कई बार जो है अमेरिका हमला करना चाहा है पास्ट में, लेकिन कोई ना कोई वहां पे वीटो लगा देता है, तो वैसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक तो ये एक्सपेंड करना नहीं चाहते हैं, खासकर जो आपका चाइना है, और दूसरा एक्सटेंड करना भी चाहते तो बोलते हैं हम वीटो पावर नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पे जो है फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए गए हैं, उनका वर्क दिया गया है, आपको मिलाना है कि क्या सही है। एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, तिलक, और यहां पे आपका केसरी है, कॉमनवेल्थ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये काफी फेमस बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। केसरी जो है ये तिलक जी से संबंधित है, और जो एनी बेसेंट है इनका जो है कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 19, लंदन में जो है द इंडियन हाउस खोला गया था, आपको बताना है किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, तारकनाथ दास के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अमेरिका से एक फ्री जर्नल निकलता था, उसको कौन पब्लिश करते थे? तारकनाथ दास। और एक क्वेश्चन जिसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि जो आजाद हिंद फौज है उसका गठन किसने किया था? इसमें बहुत से जो नए स्टूडेंट्स हैं वो टिक करते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जापानियों ने बहुत से इंडियंस को जो है वो कैदी बना के रखा था, तो मोहन सिंह जो हैं उन्होंने उन कैदियों को निकाला, ठीक है, और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। हालांकि सिंगापुर में जब आपका इंटरिम सरकार बना, और वो किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था मोहन सिंह के द्वारा, उसको फेमस किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। और जो इंडिया हाउस जो है ये तो पहले स्टूडेंट्स के लिए बना था लंदन में 1905 में, लेकिन बाद में ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक मिलने का जगह भी हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, गदर पार्टी का जो है मुख्यालय ये कहां पे था? आपके ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, ओंटारियो, पेरिस। तो दोस्तों जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही थी, तो केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी जो है मतलब अलग अलग मुहिम चल रहा था। उसी में एक गदर पार्टी भी काफी इसका जो है इंपॉर्टेंस है। इसको सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों खोला गया था। और एक फेमस इंसिडेंस हुआ था, जो आपका एक जहाज चला था जापान से कनाडा के लिए, उसको वहां पे नहीं उतरने दिया गया था पैसेंजर्स को, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंडियंस थे। फिर जब वो वापस इंडिया आया तो भी उसके साथ काफी प्रॉब्लम हुआ। उस जहाज का नाम है कोमागाटामारू, ठीक है। तो फिर उसका बदला लेने के लिए गदर पार्टी से कुछ लोग आए थे, और यहां कुछ अंग्रेजों की हत्या भी की गई थी, ठीक है। तो ये गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल। और कोमागाटामारू दोस्तों आप जरूर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीयों को पहली बार जब ब्रिटिश के टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बना था उसमें जगह कब मिली? दोस्तों पहले जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था वो सेम दोनों काम खुद करता था, विधायिका का भी, कार्यपालिका का भी। तो 1853 में जो है पहले दोनों को अलग किया गया, ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है 6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग किया गया 1853 में। और बाद में जो है उसमें इंडियंस मतलब हुआ क्या कि स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पे आई तो टेंडेंसी था केंद्रीकरण का। आप 1833 में देखेंगे कि बॉम्बे और मद्रास का जो कानून बनाने का शक्ति है वो भी वापस ले लिया गया था। लेकिन जब आपका 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि जो है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ते गया। और 1861 में जो है कुछ इंडियंस को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली, ठीक है। बजट पर डिस्कशन का अधिकार कब मिला? 1892 में, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है जो लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक पढ़ना है। ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने जो है इस पे वीडियो भी बनाया है, आप डालेंगे रेगुलेटिंग एक्ट या इंपॉर्टेंट एक्ट्स, मेहनत होगी जीत होगी, तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ नीचे जो है कमेंट में आपको उसको मतलब उसका लिंक भी दे देते हैं, उसको आप जरूर से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस एक्ट में क्या हुआ था। इंडिया को कब फर्स्ट टाइम जो है मतलब इंडियंस को कब फर्स्ट टाइम जो है वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंटमेंट मिला था? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे दोस्तों। आपके ऑप्शन है 1833, 1861, 1892 या 1909। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1909 में
जगह मिला था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 1861 में, ठीक है। और बजट पर डिस्कशन का हक कब मिला था? 1892 में, ठीक है। मतलब बजट पर डिस्कशन कब होगा? 1892 में। और जो 1919 का अधिनियम है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले सेंटर पे ही जो है, मान लीजिए कि दिल्ली में ही जो है सभी राज्यों का बजट बन रहा है, तो ये कितनी गलत बात है। तो ऐसा ही कुछ होता था अंग्रेजों के समय पे, लेकिन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है प्रांतों का बजट सेंटर से अलग कर दिया गया, उनके सब्जेक्ट अलग कर दिए गए, और भी काफी बदलाव हुआ। इसीलिए आप देखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है, ये देखने के लिए। तो 1919 जो है उसमें आपका द्विसदन बाइकैमरलिज्म का भी जो है प्रोविजन आया था, और इलेक्शन का भी बात किया गया था, मतलब इलेक्शन का भी वहां पे यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन है वो कब तक अपने पोस्ट पे बने रहेंगे? तो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भारत में अलग अलग संस्था है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एनएचआरसी, माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड मतलब आपका जो है विमेंस के लिए, सबका जो है अलग अलग कमीशन बना हुआ है। उसमें एनएचआरसी का अपना भी अलग सा पोजीशन है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? 5 साल या 70 वर्ष, 3 साल या 65 वर्ष, 5 साल या 65 वर्ष, 3 साल या 70 वर्ष। हाँ दोस्तों, ऑप्शंस जो है ऐसे ही कंफ्यूजिंग रहेगा, इसीलिए चीजों को अच्छे से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। तो एनएचआरसी में पहले क्या था कि 5 साल या 70 वर्ष दोनों में से जो पहले हो जाए, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया है, और अब ये क्या हो गया है? 3 साल या 70 वर्ष। तो इसका आने का दोस्तों बहुत हाई चांसेस है, इस क्वेश्चन के आने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, और ये मेंस में भी जो है सिलेबस में दिया हुआ है। और एक चीज जो बोला जाता है कि जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक ये बिना दांत के बाघ है, टूथलेस टाइगर है। ऐसा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, इसके अपना कोई फोर्स नहीं है, प्लस ये कई मतलब जो मैटर्स है, केसेस को बस 1 साल तक ही देख सकता है। जो मैटर हुआ है उसके 1 साल तक ही जो है इसको ये देख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो बहुत सा लिमिटेशन जो है एनएचआरसी पे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टूथलेस टाइगर। तो इस क्वेश्चन को मतलब तैयार करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जो भारतीय संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें सदस्य कैसे आए थे? आपके ऑप्शन है डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन प्लस नॉमिनेशन, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्लस नॉमिनेशन। यहां से 3-4 क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो संविधान सभा है इसका डिमांड सबसे पहले किसने किया था? मनेंद्र नाथ रॉय ने। साथ ही साथ संविधान सभा में सदस्य कैसे आएंगे, ये कहां डिसाइड हुआ था? ये कैबिनेट मिशन से डिसाइड हुआ था। तो अंग्रेज जब यहां रूल कर रहे थे तो यहां पे प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, वहां पे चुनाव करवाया गया, प्लस जो राजघराने थे उनको बोला गया कि आप नॉमिनेट कीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन प्लस नॉमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 25, 2022 का विटले अवार्ड, जिसको कि पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार के हिसाब से माना जाता है, ये किसको दिया गया? राज मिश्रा, प्रकाश सिन्हा, चारुदत्त मिश्रा या रोशन शर्मा। तो ये अवार्ड दिया गया चारुदत्त मिश्रा को, क्योंकि वो स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए बहुत जबरदस्त काम करते हैं, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26, जैसे महात्मा गांधी को फादर ऑफ इंडिया का टैग मिला हुआ है, ठीक है, उसी तरह मैडम कामा को जो है मदर ऑफ इंडिया का टैग मिला हुआ है। तो आपको बताना ये है कि 1907 में इन्होंने कहां झंडा फहराया था? जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टुटगार्ट के जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 27 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहां पे यह पूछा गया है कि भारत का पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कहां बना था? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता। मैं भी कंफ्यूज होकर बॉम्बे मार दिया था, लेकिन वो तब सही होता जब पूछा जाता कि इंडिया में पहला ट्रेड यूनियन कहां बना था, लेकिन यहां रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा मद्रास। बॉम्बे में बना था पहला ट्रेड यूनियन बॉम्बे मिल एसोसिएशन, लेकिन मद्रास में पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बना कब? 1918 में। किसके द्वारा? बीपी वाडिया के द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि भारत में जो है किसको फादर ऑफ लेबर मूवमेंट के नाम से जानते हैं? तो जवाब हो जाएगा आपका NM लोखंडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, भारत में जो है किसको कम्युनिज्म के फादर के रूप में जानते हैं? ऑप्शन है तिलक, अंबेडकर, MN रॉय, नेहरू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा?
मनेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय जो है, और ये बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी थे दोस्तों। ये पहले क्रांतिकारी थे, बाद में ये सोशलिज्म कम्युनिज्म से प्रभावित हुए, मैक्सिको गए, वहां पे इन्होंने कम्युनिज्म पार्टी ऑफ मैक्सिको का गठन किया, रूस आए, वहां पे लेनिन के साथ काम किया। बाद में आपने सुना ही होगा कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते हैं। फिर ये वहां से हट गए, ताशकंद आए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गठन किया 1920 में। उसके बाद ये इंडिया वापस आए, यहां पे कांग्रेस के साथ कुछ समय काम किया, अलग हो गए और फिर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। एक चीज और दोस्तों, आपको यह भी जानना है कि जो आईटक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका गठन 1920 में हुआ था, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आइडिया लग रहा होगा क्वेश्चंस का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहां पे आपको बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल और राज्यों को जो है मैच करना है। नोकरेक, डिब्रू सिखवा, पन्ना, दिहांग दिबांग, और राज्यों में क्या है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, MP। तो दोस्तों जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है उसके लिए सरकार को यूनेस्को को इन्फॉर्म नहीं करना होता है, लेकिन जो बायोस्फीयर है इसका जो कंसेप्ट है वो यूनेस्को के द्वारा लाया गया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के द्वारा। तो ये जो है कोई भी सरकार अगर बायोस्फीयर बनाती है तो उसको यूनेस्को को इन्फॉर्म करना होता है। तो नोकरेक का आपका हो जाएगा मेघालय, जो डिब्रू सिखवा है इसका हो जाएगा आसाम, जो पन्ना है ये MP, और जो दिहांग दिबांग है इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें जो है सहायक नदियां दी गई हैं और आपको मैच करना है। पहला है इंद्रावती, दूसरा है अमरावती, तीसरा है तुंगाभद्रा और चौथा है यमुना। यहां पे नदियां हैं कावेरी, कृष्णा, गंगा, गोदावरी। तो ये तो काफी आसान है, यमुना को मिला दिए गंगा से, लेकिन अब जो है यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो जो इंद्रावती नदी है ये गंगा के बाद भारत में दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम गोदावरी है, इसकी सहायक नदी है। जो गोदावरी है ये नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी बाकी सहायक नदियों में वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और ये जो है इंद्रावती शामिल है। उसके बाद आइए अमरावती पे। तो अमरावती जो है ये कावेरी नदी की जो है सहायक नदी है। कावेरी कहां से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी से निकलती है कर्नाटक में। और अमरावती, हेमावती, अर्कावती, जो भी वती वाला जो है वो सब सहायक नदियां होती हैं कावेरी की, और काबिनी भी जो है सहायक नदी है कावेरी की। अब आइए थर्ड, तुंगाभद्रा, जिसके किनारे जो है हम्पी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट है, बसा हुआ है। तो तुंगाभद्रा जो है ये सहायक नदी किसका है? तुंगाभद्रा सहायक नदी है कृष्णा की। कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगाभद्रा ये सब जो है वो काफी फेमस है। तो दोस्तों नदियों को भी जानना समझना काफी जरूरी है, और उम्मीद है आपको जो है ये क्वेश्चन और डिस्कशन पसंद आया होगा। जो हमारा नया बैच है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। बैच जो है 3 महीने का रहेगा। GS पेपर 1, GS पेपर 2 दोनों कवर होगा। डेली आपके 2 घंटे क्लासेस चलेंगी 7:30 से 9:30 PM तक, और जो फीस है वो 1500 रुपए है, जिसको आप 3 बार में करके पे कर सकते हैं, 500 रुपए करके, ताकि आपको भी जो है आसानी हो। और इस तरह से हम चीजों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको चीजों को समझाया जाएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9102983362 9102983362 पे मैसेज कर सकते हैं। जम के मेहनत करनी है यारों। मार्च के लास्ट में जो है नोटिफिकेशन आने की न्यूज मिल रही है। जून में जो है PT एग्जाम हो सकता है। सिलेबस बहुत वास्ट है और कट ऑफ जो है हाई जाने वाला है। ठीक है, बहुत से जो लोग हैं जिनकी मेंस की अच्छी तैयारी थी, लास्ट टाइम जो है इसी कंफ्यूजन में कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन से मिस कर गए थे, वो भी जो जोशों से लगे हैं। बहुत लोग इंटरव्यू तक पहुंच के निकल गए, उनका भी एक अलग जुनून है। तो कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने वाला है। प्लस जो झारखंड सचिवालय के कैंडिडेट्स हैं उनमें भी बहुत कैंडिडेट जो हैं अब JPSC की तरफ आ रहे हैं। उनका झारखंड पे बहुत ही जबरदस्त कमांड है। तो इस वजह से जो है कट ऑफ और जो क्रेज है सिविल सर्विसेज का वो भी काफी बढ़ा है। तो जम के मेहनत करनी है, मेहनत होगी तो जीत तो फिर होनी है दोस्तों। ऑल द बेस्ट यारों।